हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत कुमार। और ये इस ई लर्निंग वीडियो सीरीज का कंटिन्यूएशन पार्ट है। आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। बाकी सारे पार्ट्स एक्सेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। तो फ्रंट एंड स्टार्ट करने से पहले एक मुझे इंस्टॉल करना होगा बैकएंड में। सो मैं टर्मिनल को ओपन करके सर्वर को क्लोज करूंगा, फिर टर्मिनल को क्लियर करके npm i कोर्स। सो ये हमें हेल्प करेगा फ्रंट एंड में बैक एंड की एपीआई को फेच करने में बिना कोई क्रॉस साइट रिक्वेस्ट की एरर के बिना। वरना अगर ये नहीं रहेगा तो हमें क्रॉस साइट रिक्वेस्ट वाली एरर आएगी। ये इंस्टॉल हो गई और मैं क्लियर करके टर्मिनल को फिर से वापस रन कर देता हूँ सर्वर को। और यहाँ index.js में यहाँ इंपोर्ट करता हूँ कोर्स फ्रॉम कोर्स, और ये मिडिल वेयर के नीचे ऐप डॉट यूज कोर्स को यहाँ पे यूज भी कर लेता हूँ। सो अब हम क्रॉस रिक्वेस्ट मार सकते हैं। यहाँ टर्मिनल को वापस सुपर करके मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा और टर्मिनल को स्प्लिट करूँगा। और मैं पहले cd करके मेन डायरेक्टरी में जाता हूँ और अब फ्रंट एंड डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। cd फ्रंट एंड करके टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और अब हम एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे। सो मैं रिएक्ट ऐप की जगह पे वीट ऐप बनाऊंगा, क्योंकि वीट काफ़ी फास्ट है रिएक्ट ऐप से, इसीलिए मैं वीट यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे npm create वीट @latest ये टाइप करना है और एंटर पे हिट करना है। फिर आपसे यहाँ प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। सो मैं यहाँ डॉट दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसी फोल्डर में अपनी सारी फाइल्स चाहिए। एंटर किया। यहाँ हमें फ्रेमवर्क यूज़ करने के लिए बोल रहा है, कौन सा फ्रेमवर्क। तो मैं रिएक्ट पे आऊँगा और एंटर पे हिट करूँगा। और यहाँ मुझे टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट प्लस swc पे करके मैं एंटर करता हूँ। तो अब मुझे फ्रंट एंड के अंदर ये सारी पब्लिक और src फाइल और index.html इस तरह के फाइल मुझे यहाँ पे आ गई है, और package.json नाम की भी। मैं ये सर्वर को अभी कोलैप्स करता हूँ और अब यहाँ पे सिंपली मैं npm install टाइप कर देता हूँ और एंटर पे हिट करता हूँ। तो अब हमारे रिएक्ट के सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगे और मुझे नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फाइल फोल्डर फ्रंट एंड में मिल जाएगा। तो इसके इंस्टॉल होने के बाद मैं ये टर्मिनल को क्लियर करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ npm run dev। तो मेरा वीट ऐप स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं इस पर कंट्रोल और क्लिक करता हूँ तो हम ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट हो गए और ये रही मेरी वीट ऐप। अब मैं टर्मिनल को नीचे करता हूँ, सारे टैब्स को क्लोज करता हूँ और फ्रंट एंड के अंदर src के अंदर आके सबसे पहले मैं app.jsx को पूरा क्लियर करता हूँ और यहाँ पे RAFCE लिख के एंटर हिट करता हूँ तो मुझे ये एरो फंक्शन बन के मिल जा रही है। इसे मैं सेव करता हूँ और इस तरह से एरो फंक्शन बनाने के लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी आपको, जो कि है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो इसे आप इंस्टॉल करके इनेबल कर लीजिएगा तो आपको इस तरह की, अगर मैं यहाँ पे RAFCE लिखूँ तो मुझे एरो फंक्शन मिल रही है। अगर मैं RAF लिखूँ तो मुझे एक्सपोर्ट करके फंक्शन मिल रही है, और RFCE लिखूँ तो मुझे फंक्शन एक्सपोर्ट करके मिल रही है, जो कि एरो फंक्शन नहीं है। तो मैं प्रेफर करता हूँ RAFCE एरो फंक्शन।
इंडेक्स डॉट सी एस एस को मैं यहाँ डिलीट करूँगा और मेन डॉट जे एस एक्स में आके ये वाली फाइल import index डॉट सी एस एस को यहाँ से हटा दूंगा ताकि मुझे एरर ना मिले। और यहाँ पे import डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस को मैं import करूँगा और ऐप डॉट सी एस एस में आके इन सारी चीज़ों को हटा दूंगा और सेव करूँगा। और अब मैं यहाँ आके देखता हूँ तो मुझे एक सिंपल सा यहाँ पे ऐप लिखा हुआ मिल रहा है। तो अब मैं कुछ यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ जो कि बॉडी पे होगी ऐप डॉट सी एस एस में। इसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0, जो काफ़ी बेसिक कोड है जो हर बार लिखा जाता है सी एस एस के टाइम पे, मैं वो कर दे रहा हूँ। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और फॉन्ट फैमिली मैं यूज़ करूँगा एरियल सैंस सेरिफ, ये वाली, बस बीच में हमें ये नहीं चाहिए। और इसे सेव करता हूँ तो हमारी कुछ स्टाइलिंग इस टाइप की हो जाएगी। ओके, सो अब इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ ऐप डॉट जे एस में आता हूँ और एस आर सी फोल्डर में पहले मैं कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ। सो कंपोनेंट्स, इसके अंदर कुछ और फोल्डर्स। सबसे पहला फोल्डर होगा हेडर का, हेडर। दूसरा फोल्डर होगा फुटर का। तो ये सब हमारे कंपोनेंट्स हैं जो कि सारे पेज पे हमें शो होंगे। तो अब मैं हेडर के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी हेडर डॉट जे एस एक्स और इसकी एक सी एस एस फाइल जो कि होगी हेडर डॉट सी एस एस। और अब मैं हेडर के अंदर आके वापस से आर ए एफ सी टाइप करूँगा तो मुझे एरो फंक्शन मिलेगी हेडर के लिए। इसे मैं सेव करता हूँ और इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी सी एस एस फाइल को। सो डॉट स्लैश हेडर डॉट सी एस एस। इसे सेव करने के बाद अब मैं हेडर हेडर का कोड लिखता हूँ, फ्रंट एंड कोड। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे एक हेडर टैग का यूज़ करूँगा। इसके बाद एक div with क्लास नेम लोगो, यहाँ पे हमारा लोगो होगा तो हमारे लोगो में ई लर्निंग में लिखूंगा। इसके बाद हमारा लिंक वाला सेक्शन होगा। सो div with क्लास नेम लिंक, और इसके अंदर हमें लिंक का यूज़ करना है तो उसके लिए हम रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ वापस से टर्मिनल में आता हूँ, फ्रंट एंड को और क्लियर करता हूँ और यहाँ पे npm i react router DOM, आपको स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही होगी इस तरह से रिएक्ट राउटर DOM। और मैं रिएक्ट आइकन्स भी साथ साथ इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अब मैं एंटर पे हिट करता हूँ तो अब ये दोनों पैकेजेस हमारे फ्रंट एंड में ऐड हो गए हैं। तो मैं टर्मिनल को क्लियर करके वापस से npm run dev करता हूँ तो हमारा फ्रंट एंड सर्वर वापस से रीस्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे मैं ऐप में आता हूँ और इसे हटा के सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर DOM। सबसे पहली चीज़ होगी ब्राउज़र राउटर, फिर होगी राउट्स, फिर होगी राउट। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए रिएक्ट राउटर DOM से। और यहाँ पे सबसे पहले एक रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, फिर ब्राउज़र राउटर में हमारा सारा चीज़ रैप रहेगा ताकि हम लिंक वगैरह सारी चीज़ें यूज़ कर सकें। फिर राउट्स, और राउट्स में हमारा
एक सिंपल सा राउट जिसमें सबसे पहले पाथ स्लैश पे एक एलिमेंट, इसमें हमें एलिमेंट देनी होगी और इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो उस एलिमेंट देने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले src के अंदर एक नई फोल्डर जो कि होगी पेजेस की, इसके अंदर एक और नई फोल्डर जो कि होगी होम, और एक और नई फोल्डर जो कि होगी कोर्सेज नाम की। तो शायद मैंने कोर्सेज होम के अंदर ही बना दिया है, तो मैं इसे पहले डिलीट करूंगा यहाँ से। अब पेजेस के अंदर मुझे एक और नई फोल्डर जो कि होगी कोर्सेज नाम की, ये। तो हमने ये दो फोल्डर बना लिए। अब होम के अंदर एक नई फाइल जो कि होगी होम डॉट JSX, इसके अंदर RAFCE ये एक्सपोर्ट हो गई। और यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं होम को इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। सो हमारा होम इंपोर्ट हो गई है और हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और इसे अब सेव करके मैं देखता हूँ, तो अब हमें यहाँ पे होम मिल रही है, बट हमें एक हेडर भी यूज़ करना है। तो मैं हेडर यहाँ राउट से जस्ट पहले, क्योंकि हेडर हमें सारे पेज में चाहिए, तो यहाँ पे हेडर हमने इंपोर्ट किया और यूज़ भी कर लिया। सो ये रही हमारी हेडर इंपोर्ट होके आई है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे यूज़ भी कर लिया। और अब इसे सेव करूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे हेडर फिर होम दिख रही है। तो अब मैं हेडर के अंदर आता हूँ। तो अब ये div विद क्लास नेम लिंक के अंदर यहाँ पे मैं लिंक को इंपोर्ट करूँगा जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से होगी। फिर यहाँ पे लोकेशन स्लैश पे यहाँ पे मैं होम लिखूँगा। सो इस लिंक पे क्लिक करके हम होम पेज पे पहुँचेंगे। फिर यहाँ पे दूसरी लिंक जो कि होगी कोर्सेज की, तो इसकी लोकेशन भी यहाँ पे मैं कोर्सेज कर देता हूँ। इसके बाद अबाउट पेज, और यहाँ पे भी मैं अबाउट लिख देता हूँ। अबाउट के बाद यहाँ पे अकाउंट पेज, और यहाँ पे भी स्लैश अकाउंट, और इसे अब मैं सेव करता हूँ। तो ये अब हमारा कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब मैं इसमें स्टाइलिंग करता हूँ। तो उसके लिए मैं header डॉट CSS के अंदर आता हूँ, और स्टाइलिंग करने के लिए अब मैं नई CSS की यूज़ करूँगा। पहले हम इस तरह से CSS करते थे, जैसे मैं हेडर लेता हूँ, हेडर के अंदर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, फिर अगर मुझे मान लीजिए मैं यहाँ साइड बाई साइड से पहले कर देता हूँ, मैंने हेडर को स्टाइलिंग दी। इस लोगो को अगर मुझे स्टाइलिंग देनी होगी तो मुझे पहले इस तरह से लिखना पड़ता था, हेडर डॉट लोगो, और अब मैं इसमें कुछ जैसे फॉन्ट साइज स्टाइलिंग दूँ, मान लीजिए 50 पिक्सल। अभी इसे सेव करता हूँ तो आप देखिए फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो गई है और डिस्प्ले फ्लेक्स भी हो गई है। लेकिन अब नई CSS में हम इस तरह से कोडिंग नहीं करेंगे। अगर आपने SCSS का यूज़ किया होगा, जो कि एक फॉर्म ऑफ CSS ही है जो हम बाहर से यूज़ करते थे, उसमें एक CSS नेस्टिंग नाम का कॉन्सेप्ट था। तो नई CSS में हम CSS नेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं अगर इसे काट के यहाँ तक इसे पूरा हटा देता हूँ और इसी के अंदर आके मैं इसे अब पेस्ट कर दूँ और सेव करके अब चेक करूँ तो हमारा CSS अभी भी वर्क करेगा। और अगर आप में ये वर्क नहीं कर रहा है तो आपका ब्राउज़र अभी अपडेटेड नहीं है, तो अपने ब्राउज़र को अपडेट कर दें, ये डेफिनेटली वर्क करेगा। तो इस तरह से भी हमारा वर्क करेगा, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है नई CSS में। हमें बार बार हेडर डॉट लोगो या फिर हेडर के अंदर का बटन बार बार नहीं लिखना होगा, हम सीधे इसी के अंदर बटन लिख के अपनी CSS कोड लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी और हेल्पफुल फीचर आ गई है नई CSS में। तो मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ और अपनी पूरी CSS को इसमें लिखता हूँ। तो हेडर डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी, स्पेस बिटवीन। इसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, पैडिंग 20 पिक्सल की। इसके बाद बैकग्राउंड कलर वाइट होगी। इसके बाद बॉक्स शेडो देना है जो कि होगी 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल और RGBA 0,0,0,0.1 की। इसे सेव करने के बाद एक और चीज़, पोजीशन, जो कि होगी रिलेटिव। इसे सेव करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा सा यहाँ नीचे शैडो भी मिल गया है और बैकग्राउंड कलर वाइट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं अब लोगो को स्टाइल करूँगा। सो डॉट लोगो, नई CSS में हम इस तरह से नेस्टिंग कर सकते हैं। सो फॉन्ट साइज 25 पिक्सल में करता हूँ। फॉन्ट साइज के बाद फॉन्ट वेट जो कि 600 में दे रहा हूँ यहाँ पे। और कलर हम पर्पल थीम रख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ पर्पल कलर, हैशटैग 8A4BAF, ये एक पर्पल कलर थीम है। इसके बाद हम अब जैसे आपको पहले रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरी देनी रहती थी, उसके अंदर डॉट लोगो करके मीडिया क्वेरी देना पड़ता था, लेकिन अब ये नई CSS में सीधे मैं यहाँ पे मीडिया स्क्रीन, इसके अंदर मैक्स विड्थ 768 पिक्सल और इसके अंदर डायरेक्ट हम फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, यानी जो हम पहले ऐसे मीडिया क्वेरी लिख के उसके अंदर डॉट लोगो करके उसकी फॉन्ट साइज सेट करते थे, अब इस नई CSS में इतना आसान है इसे करना। ये डॉट लोगो के अंदर की मीडिया क्वेरी है, इसका मतलब बस यही है। बड़े स्क्रीन पे फॉन्ट साइज 25 पिक्सल और छोटे स्क्रीन पे जो कि 768 पिक्सल के बाद फॉन्ट साइज 18 पिक्सल हो जाएगी। मैं आपको करके भी यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये रही कुछ स्टाइलिंग और अब मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आईफोन ऐसे हटा के इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ। तो अभी ये 898 पिक्सल की स्क्रीन है, मैं इसे छोटा करके 778 तक ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी ई लर्निंग जो लोगो है ये वाली, ये छोटी हो रही होगी, देख सकते हैं। तो इतना आसान हो गया है नई CSS में मीडिया क्वेरी लगाना। अब इसके बाद मैं लोगो से बाहर आता हूँ और यहाँ पे डॉट लिंक जो कि हमारी ये वाली क्लास नेम है, इसमें कुछ स्टाइलिंग करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप होगी 2 REM की। इसमें भी एक मीडिया क्वेरी मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। तो 2 REM के जगह पे हम गैप को 0.5 REM कर देंगे छोटी स्क्रीन पे। उसके बाद हम सिंपली लिंक के अंदर जो हमारा ए टैग है, जो कि ये लिंक टैग, इसे हम स्टाइलिंग करेंगे। सो उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करेंगे जिससे अंडरलाइन हट जाएगी और कलर को ब्लैक कर देंगे, सॉरी हैशटैग 333 जो कि थोड़ी लाइट ब्लैक है। और ट्रांजिशन को 0.3 सेकेंड कर देंगे जो कि हमें होवर करते समय काम आएगी। और हम जब होवर का कोड पहले लिखते थे तो कुछ इस प्रकार से लिखते थे A/hover और इस तरह से हम करते थे। अब नई CSS में हम सिंपली यहाँ पे ए ही के अंदर एंड देके ये कोलन देके hover
करके इसमें अपनी कोड को लिख सकते हैं। तो मैं कवर करने के बाद ये कलर होनी चाहिए। इसे मैं सेव करता हूँ और ये रहेगी हमारी कुछ हेडर की CSS। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो अब हमारा हेडर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो देख सकते हैं हल्की सी कलर में शिफ्ट आ रही है कुछ इस प्रकार से, और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको ये छोटे स्क्रीन पे iPhone SE पे दिखाता हूँ, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ओके, तो हमने हेडर क्रिएट कर लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम साइन अप और रजिस्टर पेज क्रिएट करेंगे।